विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और उत्क्रांति के पार्ट 3 में तीसरे भाग के अंतर्गत पृथ्वी की उत्क्रांति, मृदावरण की उत्क्रांति, वातावरण और जलावरण की उत्पत्ति और उत्क्रांति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। आज जिस स्वरूप में पृथ्वी हमें दिखाई पड़ती है, उसका स्वरूप भूतकाल में वैसा नहीं था। जो वर्तमान स्वरूप है वो क्रमिक विकास के बाद, अनेक युगों के बाद में ये वर्तमान स्वरूप हमारी पृथ्वी का हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम अपने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करें तो प्रारंभिक अवस्था में, उत्पत्ति के समय, हमारी पृथ्वी एक अत्यंत गर्म वायु के गोले के रूप में थी और जो पृथ्वी का वातावरण था वो पृथ्वी का वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम वायुओं का बना हुआ था। किंतु पृथ्वी जल और जीव जगत से भी सुशोभित एक सुंदर जीवंत ग्रह है। अर्थात सौरमंडल के सभी ग्रहों में से मात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर सजीव सृष्टि जीवंत है। पृथ्वी के इस रूप परिवर्तन के लिए कोई एक घटना या कोई एक परिबल उत्तरदायी नहीं है। अनेकों घटनाओं और परिबलों के कारण, प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है ये देखने को मिलता है। जैसा कि आपको मालूम है कि पृथ्वी की सतह के 71% भाग पर विशाल जल क्षेत्र आया हुआ है। इसीलिए हम पृथ्वी को जलीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ जो हवा का आवरण है, वायु का आवरण है, उसे हम वातावरण के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी की सतह पर जो विशाल जलराशि फैली हुई है उसे हम जलावरण के नाम से जानते हैं। वातावरण में मुख्य रूप से वैसे तो बहुत सी वायु है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जो पृथ्वी की सतह पर निवास करने वाली सभी सजीव सृष्टि के लिए प्राणदाता वायु मानी जाती है। इसके अलावा वातावरण में स्थित जो नाइट्रोजन वायु है वो पृथ्वी की सतह पर आई हुई जितनी वनस्पत सृष्टि है वो वनस्पत सृष्टि को जीवंत रखती है। इस तरह पृथ्वी की सतह का जो घन आवरण है वो किससे बना हुआ है? मिट्टी के स्तर तथा चट्टानी स्तर से बना हुआ है, जिसे हम मृदावरण के नाम से जानते हैं। मृदावरण ये भूकवच के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण, जलावरण और मृदावरण, इन तीनों आवरणों में अलग अलग जीव सृष्टि अस्तित्व में रहती है। अर्थात तीनों आवरणों में सजीव सृष्टि का निवास है और इन तीनों आवरणों के मेल से जिस आवरण का निर्माण हुआ है उसे हम जीवावरण कहते हैं। अर्थात संपूर्ण जीव सृष्टि से जुड़े हुए आवरण को जीवावरण के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये तो पृथ्वी की उत्क्रांति के बारे में चर्चा हुई। अगला है मृदावरण की उत्क्रांति कैसे हुई। तो मृदावरण, जिसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, और ज्यों-ज्यों हम पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं, सामान्य रूप से हर 32 मीटर की गहराई पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। अर्थात पृथ्वी की सतह के पास के भाग में प्रस्तर चट्टानों का एक पतला स्तर है। प्रस्तर अर्थात परतदार, जिसके 2 भाग किए गए हैं। पहला है भूकवच अर्थात सियाल के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है भूरस, जिसे हम सीमा के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला आवरण है जिसको हम सियाल या भूकवच कहते हैं, तो सियाल में 2 खनिज तत्व हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम।
जिसके प्रारंभिक 2 अक्षर से लेकर के सिलिकॉन का SI और एल्यूमिनियम का Al लेकर के इसका नाम सियाल पड़ा है। दूसरा है आवरण सायमा। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम, अर्थात सिलिकॉन का प्रारंभिक 2 अक्षर SI और मैग्नीशियम का Ma से लेकर के ये सायमा स्तर इसका नाम पड़ा है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो सियाल स्तर है ये किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? सियाल स्तर ग्रेनाइट चट्टानों का है और जो सायमा स्तर है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। मृदा वर्ण के नीचे लगभग 2880 किलोमीटर की गहराई तक आया हुआ जो आवरण है उसे हम मेंटल या मिश्रा वर्ण के नाम से जानते हैं। उसे हम भूरस भी कहते हैं। मिश्रा वर्ण से पृथ्वी के केंद्र तक के विस्तार को भूगर्भ कहते हैं, कोर। उसे केंद्रीय धातुपिंड भी कहते हैं। उसका व्यास 6020 किलोमीटर है। इस स्तर में जो खनिज पाए जाते हैं उसमें है निकेल और लोहा के खनिज द्रव्य मुख्य रूप से विद्यमान है। इसी कारण निकेल का प्रारंभिक 2 अक्षर Ni और फेरस का प्रारंभिक 2 अक्षर Fe से लेकर के इसका एक नया नाम दिया गया है, इसे हम निफे के नाम से जानते हैं, इसलिए हमको इसको निफे कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय शक्ति ये धातुपिंड का आभारी है। इसी कारण पृथ्वी की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय शक्ति का अनुभव करते हैं। भूगर्भ में जो भी भूसंचलन की प्रक्रिया होती है या उसकी अंतर्क्रिया के कारण महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, घाटी, किनारे के मैदान आदि भूमि स्वरूपों की रचना हुई है। इन भूमि स्वरूपों के बारे में अगले पाठों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे वातावरण और जलावरण की उत्पत्ति और उत्क्रांति कैसे हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अलग अलग अवस्थाओं में इनका निर्माण हुआ, इनका सृजन हुआ। प्रथम अवस्था में पृथ्वी पर शुरुआत में वातावरण में 2 वायु, हाइड्रोजन और हीलियम विशेष मात्रा में थी। सूर्य के सौर पवनों के कारण पृथ्वी पर आदिकालीन वायु दूर हो गई और वातावरण की उत्पत्ति की ये प्रथम अवस्था मानी गई। द्वितीय अवस्था में समय बीतने पर धीरे धीरे अपनी पृथ्वी ठंडी होने लगी। उसके कद में भी, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंदर की वायु और पानी की वाष्प बाहर निकलने लगी। इस प्रक्रिया को वायु उत्सर्जन कहते हैं। इस अवस्था के दरमियान वातावरण में जो पानी की वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और अमोनिया वायु का प्रमाण विशेष था। ज्वालामुखी के विस्फोट के समय या विस्फोट के कारण वातावरण में पानी की वाष्प और अन्य गैसों का प्रमाण बढ़ता गया। विद्यार्थी में तो ध्यान देने वाली बात है कि वातावरण जो पानी की वाष्प और अन्य गैसों का प्रमाण लगातार बढ़ता हुआ, उसके पीछे मुख्य घटना थी ज्वालामुखी का विस्फोट। तीसरी अवस्था है कि इस अवस्था में पृथ्वी ठंडी पड़ने के कारण जो वाष्प का घनीभवन हुआ, जिसके कारण बरसात हुई, अर्थात पृथ्वी सतह से जो बनी हुई वाष्प है वातावरण में गई, उसका घनीभवन हुआ, बादलों का निर्माण हुआ और बरसात के रूप में जल की प्राप्ति हुई। तो वातावरण में निहित कार्बन डाइऑक्साइड वृष्टि जल में मिल जाने के कारण पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और मूसलाधार बरसात होने लगी। बरसात का यह पानी पृथ्वी की सतह पर गहरे और विशाल गड्ढों में एकत्रित होने के कारण किसकी रचना हुई? सागरों और महासागरों की रचना हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद 50 करोड़ वर्ष बाद महासागरों की रचना हुई। इसके बाद करोड़ों वर्ष का समय बीत जाने के बाद में जीव सृष्टि की उत्क्रांति का प्रारंभ हुआ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आज से लगभग 250 से 500 करोड़ वर्ष पहले विकसित हुई। लंबे समय तक सजीव केवल महासागरों तक सीमित थे, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के कारण वातावरण में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ा और महासागर धीरे धीरे ऑक्सीजन से संतृप्त बने। वातावरण में ऑक्सीजन वायु की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पहले के अनुसार बनी। विद्यार्थी मित्रों,
अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की सतह पर अगर हम शुरुआत में देखें तो प्रारंभ के समय में सजीव की उत्पत्ति और विकास के लिए समय या परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं। अर्थात जीवन का उद्भव पृथ्वी के उद्भव के अंतिम चरण में संभव बना। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जीवन के उद्भव को एक रासायनिक प्रक्रिया माना है। सबसे पहले जटिल जीव जड़ों का उद्भव हुआ, जटिल जीव अणु का उद्भव हुआ और इन अणुओं के समूह में से जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन का उद्भव हुआ। वनस्पति सृष्टि के विकास में भी करोड़ों वर्ष का समय व्यतीत हुआ लगा है। सर्वप्रथम महासागरों में जो सजीव आए उसमें हरी शैवाल, बाद में ज़मीन पर घास, फिर उसके बाद छोटे छोटे पौधे, फूल वाले पौधे, लताएं और वृक्षों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अस्थिपिंजर वाले, गले तथा पूंछ वाले प्राणियों का विकास हुआ। फिर उसके बाद शारीरिक बनावट में परिवर्तन होने के साथ विशालकाय के पक्षी अस्तित्व में आए। विशाल शरीर वाले डायनासोर जैसे प्राणी की उत्पत्ति हुई और ज़मीन पर वातावरण अनुकूल बनने से स्तनधारी प्राणी अस्तित्व में आए। ये प्राणी अंडा देने के बदले बच्चे को जन्म देते थे। बच्चों के जन्म के बाद वे उसकी देखभाल भी करते थे और लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व वानरों की उत्पत्ति हुई। इन वानरों में कालक्रमानुसार चिंपांजी, गोरिल्ला और बबून प्रकार के विकसित मस्तिष्क वाले प्राणियों की उत्पत्ति हुई। ये जो बंदरों की प्रजातियां हैं, इनका मस्तिष्क जो है बहुत ही विकसित अवस्था में था और विकसित वानरों के लक्षण मानव से मिलने के कारण विद्वानों ने उसे अर्धमानव या कपि मानव के रूप में जाना है। विद्यार्थी मित्रों, नीचे आकृति दी गई है जिसमें जीवों की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कैसे कैसे उनका विकास हुआ। इस आकृति को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और उत्क्रांति की चर्चा यहीं पर पूर्ण होती है। इससे संबंधित स्वाध्याय के प्रश्न आपको बाद में दिए जाएंगे। धन्यवाद।